सबसे पहले बात करते हैं आगामी चुनावी को लेकर के चल रही सियासत की। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रैली जनसभा पर लगे प्रतिबंध कब तक बढ़ा दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी, लेकिन हरीश रावत की सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस के महिला प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, और सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी के सीएम फेस को लेकर क्या चुटकी ली है। चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरों को देखिए टॉप 9 चुनावी संग्राम में। कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक के बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित 5 चुनावी राज्यों में फिजिकल रैलियों और जनसभाओं पर रोक 31 जनवरी तक जारी रहेगी। हालांकि आयोग ने घर घर जाकर प्रचार करने के लिए 5 लोगों की संख्या की सीमा बढ़ा दी है। अब 10 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम नहीं है। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान ने उनको धारचूला और रामनगर में से एक सीट चुनने को कहा है, जिस पर हरीश रावत ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसलिए आला कमान ने फिलहाल हरीश रावत का टिकट होल्ड पर कर दिया है। कांग्रेस एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर अडिग है, जिसकी वजह से हरीश रावत को मानना ही पड़ेगा। यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने वाली कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की अपनी पहली लिस्ट में सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट दिया है। अगर 40% के फॉर्मूले पर चलें तो 53 नामों में से कम 21 टिकट महिलाओं को मिलना चाहिए था। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। अब अगर कांग्रेस बचे हुए 17 टिकट महिलाओं को दे, फिर भी राज्यों में महिलाओं की उम्मीदवारी 40% नहीं होती। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान को अपना सीएम फेस तो चुन लिया, लेकिन सूबे में जो पोस्टर बैनर लगे हैं उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ही दिख रहे हैं। इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब की जनता को ठगने का आरोप लगाया है। पंजाब की जनता केजरीवाल ते विश्वास करे या भगवंत मान ते विश्वास करे, क्योंकि पोस्टर लगे उसे भगवंत केजरीवाल लगे, भगवंत मान की फोटो भी है नहीं। किसान आंदोलन से राजनीतिक पार्टी बनाने वाले संयुक्त समाज मोर्चा ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 35 नाम हैं। इसके साथ ही संयुक्त समाज मोर्चा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मिलकर अब तक पंजाब के 117 विधानसभा सीटों में 91 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान रणनीतिक सलाहकार और पूर्व IPS अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा पर मालेरकोटला जिले में एक जनसभा में कथित रूप से एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है। हालांकि मोहम्मद मुस्तफा ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। गोवा बीजेपी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत पारसेकर ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में मनरेम से लक्ष्मीकांत पारसेकर को टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद लक्ष्मीकांत ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। इससे पहले गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर भी बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को खुद को बहुत विनम्र बताया और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से गोवा विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच विफल गठबंधन के आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं दूसरे दलों के महासचिवों के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब उग्रवादी भी राज्य में वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने मणिपुर के उग्रवादी गुटों को विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की इजाजत दे दी है। ये वो उग्रवादी हैं जिन्होंने सरकार से सीज फायर का समझौता किया है। साथ ही इनके नाम वोटिंग लिस्ट में भी हैं। आज गाजियाबाद का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेरठ की धरती से विपक्ष को दी कौन सी चुनौती। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर क्यों लगाया पक्षपात का आरोप, और जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 यूपी का युद्ध। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहले साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के मोहन नगर में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद गाजियाबाद विधानसभा में नेहरू नगर इलाके के एक ऑडिटोरियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। सीएम यहां डोर टू डोर कैंपेन में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शामली जिले के कैराना पहुंचे, जहां उन्होंने यहां डोर टू डोर प्रचार कर लोगों में पैम्पलेट्स बांटे। इसके बाद गृह मंत्री ने यहां पलायन पीड़ितों के घर जाकर उनसे मुलाकात की, उन्हें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। गृह मंत्री ने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार ने पलायन का खौफ मिटा दिया है। लोग पलायन कर, आज मैं जब राउंड लेने निकला उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए।
शामली के बाद मेरठ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने यहां से माफिया और गुंडा राज खत्म करने के लिए सीएम योगी की तारीफ की, जबकि पूर्व की सरकारों पर जातिवाद और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए हमला बोला। पहले एक सरकार आती थी तो एक जाति का विकास होता था, दूसरी सरकार आती थी दूसरी जाति का विकास होता था, कांग्रेस आती थी किसी का विकास नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल के दौरे को लेकर यूपी चुनाव में इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। बघेल ने शाह का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो भारी भीड़ से घिरे हुए हैं, जबकि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक सिर्फ 5 लोग के साथ डोर टू डोर अभियान किया जा सकता है। बघेल ने पूछा, FIR सिर्फ कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री पर क्यों हुई? एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी ने औपचारिक मुहर लगा दी है। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं यूपी के मतदाताओं को लुभाने के लिए कल अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणाएं की, जिसमें एसपी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ साथ IT सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात भी कही। यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है। आजम खान ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने में देरी कर रही है, जिससे वो चुनाव में हिस्सा न ले सके। वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला खान अभी हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं। यूपी चुनाव में जबरदस्त सियासी उठापटक चल रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की घोषणा कर दी। ओवैसी ने बताया कि अगर सत्ता में आए तो यूपी में 2 सीएम होंगे, एक OBC समुदाय से और दूसरा दलित समुदाय से, जबकि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जिनमें एक मुस्लिम समुदाय से होगा। साथ ही ये गठबंधन 50% सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने सूबे के 3 जिलों कानपुर, बरेली और फिरोजाबाद के DM बदल दिए हैं, जबकि फिरोजाबाद और कौशाम्बी के SP को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान इन अधिकारियों को लेकर शिकायतें मिली थी। पीएम मोदी आज नेताजी की जयंती के मौके पर उनकी होलोग्राम स्टैचू का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में आज कहां होगा RSS का सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। राजपथ पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल, कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट। और आज मैच जीतकर साख बचाओ टीम इंडिया। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनकी होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। देश इस साल नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है। इसको लेकर पीएम ने ट्वीट कर कहा कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। ये नेताजी के प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। RSS से जुड़ा संगठन क्रीड़ा भारती अमृत महोत्सव और पराक्रम दिवस के मौके पर आज दिल्ली में बड़े पैमाने पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास अटल आदर्श विद्यालय में होगा। यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग सूर्य नमस्कार में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में करीब 30,000 लोग वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के राजपथ पर आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होने जा रही है। परेड सुबह करीब 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और राजपथ इंडिया गेट से होते हुए नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। इस दौरान आसपास की सड़कों से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा, जिसके चलते लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक पाबंदियां दोपहर 12:30 बजे तक जारी रहेंगी। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी गोवर्धन न्याय योजना भी दिखाई देगी। इसके तहत गाय का गोबर 2 रुपए प्रति किलो खरीदा जाता है और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लाखों महिलाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा 11 राज्यों की झांकियां राजपथ पर परेड में दिखाई देंगी। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इस बार 11 राज्यों की झांकियों को ही चयनित किया है। केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का सेंट्रल एवेन्यू करीब 80% बनकर तैयार हो चुका है। प्रोजेक्ट के सेंट्रल एवेन्यू एरिया में पहले के मुकाबले अब 40 स्क्वायर मीटर ग्रीन एरिया बढ़ाया गया है। अब राजपथ की चौड़ाई भी 350 मीटर हो गई है। सेंट्रल विस्टा में राजपथ के दोनों तरफ अब 16 किलोमीटर का वॉकवे बनाया गया है। राजपथ के दोनों तरफ पर्यटकों के लिए 422 बेंच भी लगाए गए हैं। यूपी के अलीगढ़ में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग के दौरान एक 2 सीटर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि विमान उड़ान भरने के बाद कोहरे की वजह से खेतों में जा गिरा। इसमें 2 लोग सवार थे, दोनों सुरक्षित हैं। हालांकि हादसे की असल वजह का अब तक पता नहीं चला है। यहाँ मिनी एयरपोर्ट से अलग अलग निजी एविएशन कंपनियां अपने छात्रों को विमान उड़ाने का ट्रेनिंग देती हैं।
टीम इंडिया आज केएल राहुल की अगुवाई में तीसरे वनडे मुकाबले में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। साउथ अफ्रीका ने पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में जीत दर्ज करके सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया है। केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर अपनी साख बचाने की कोशिश करेगी। मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। बीसीसीआई ने आगामी वेस्टइंडीज के भारत दौरे के लिए निर्धारित स्थानों में बदलाव करने का ऐलान किया है। 3 वनडे अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि तीनों T20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज की टीम 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए भारत आ रही है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने शनिवार को कहा कि बोर्ड मार्च के अंतिम सप्ताह से मई के अंत तक आईपीएल के 2022 सत्र को आयोजित करने के लिए तैयार है और टीम के मालिकों की इच्छा के अनुसार इसके आयोजन को भारत में करने की कोशिश की जाएगी। आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी को समाप्त हो चुका है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं, राज्यों में कैसे कहर मचा रहा है कोरोना, किस राज्य ने किया आज पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान और भारी बर्फबारी के बीच कहां किया गया सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 थर्ड वेव से जंग में। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,31,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से देश भर में 520 लोगों की मौत भी हुई है। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते एक्टिव मरीजों की संख्या 21,44,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,486 नए मामले सामने आए और इस दौरान 45 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 58,000 के पार पहुंच गई है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 16.36% हो गया है। कोविड टेस्ट बढ़ने से नए मामले तो बढ़े हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 46,393 नए केस सामने आए और 48 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई, जिनमें से अकेले मुंबई में 3,568 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,80,000 के करीब पहुंच गई है। राज्य में एक दिन में ओमिक्रॉन संक्रमण के 416 नए केस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 2,759 तक पहुँच गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,447 नए केस सामने आए और 33 लोगों की महामारी ने जान ले ली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए आज के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। उनके मुताबिक राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए आम जनता के कल्याण के हित में यह निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करीब 16,500 से ज्यादा नए केस सामने आए और 16 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 96,600 के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते सभी स्कूल और कॉलेज 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में भी 4,759 नए केस सामने आए और 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 29,000 के करीब पहुँच गई है। देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के हालात बेकाबू हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज्यादा केस मिले और 11 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में 24 घंटे में 11 लोगों की मौत के साथ कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। वहीं जम्मू कश्मीर से भी 6,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वी राज्यों में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,191 नए मामले सामने आए और 37 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। राज्य में 1,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं असम में एक दिन में 5,580 नए मामले सामने आए और 13 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 47,000 के पार पहुँच गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी के बावजूद भारतीय सेना के सहयोग से मेडिकल टीमों ने एलओसी के पास रह रहे लोगों का वैक्सीनेशन किया। इस दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि 15 से 17 साल की उम्र के किशोरों का टीकाकरण किया गया। भारतीय सेना ने मेडिकल टीम को ले जाने और उनका सामान पहुंचाने में बहुत मदद की। WHO ने कोरोना वायरस के 3 लक्षणों को गंभीर बताया है और हिदायत दी है कि ऐसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गंभीर लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई या सांस फूलना, बोलने में मुश्किल या भ्रम महसूस करना और छाती में दर्द महसूस करना शामिल है। गंभीर लक्षण वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें। इधर दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई ठंड। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के दौरान क्यों हुआ हंगामा, कहां से गिरफ्तार हुआ सीरियल किलर गैंग और कहां से जब्त किया गया 1,36,00,000 का सोना। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष।
दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार तक हुई बारिश को मिलाकर इस साल जनवरी में करीब 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पिछले 32 सालों में तीसरी सबसे अधिक बारिश है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटे भी दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। कल मौसम खुलने की संभावना है। उत्तर भारत में जहां बारिश के साथ मौसम ने करवट ली है, वहीं कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कटरा में हुई बर्फबारी से माता वैष्णो देवी का भवन एक बार फिर सफेद चादर से ढक गया है, जिससे मां के दर्शन के साथ ही श्रद्धालुओं को बर्फबारी का भी आनंद मिल रहा है। उधर रामबन, गुलमर्ग और पहलगाम में ताज़ा बर्फबारी हुई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान का चुनाव शनिवार सुबह से ही हंगामेदार रहा। कमेटी के प्रधान पद के लिए बादल गुट के हरमीत सिंह कालका और शिरोमणि अकाली दल दिल्ली गुट के परमजीत सिंह सरना के बीच वोटिंग हो रही थी। मतदान के दौरान कमेटी के सदस्य आपस में भिड़ गए और हाथापाई भी हुई। इतना ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने कई सदस्य एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने सीरियल किलर गैंग में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर 4 महीने में 3 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से एक कंकाल भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक वो आरोपियों तक सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहुंची। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री के पास से करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों की दी गई जानकारी के मुताबिक सोने की चेन और पेस्ट के रूप में सोने को हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज के अंदर छुपाया गया था। इस महीने हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी की घटना की सीरीज में ये नया मामला सामने आया। राजस्थान के जोधपुर के माता के थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम दिया। 3 नकाबपोश लुटेरों ने रिवॉल्वर की नोक पर ज्वेलर्स की दुकान में हमला किया, लेकिन दुकान में मौजूद लोगों ने उनका डट कर सामना किया, जिसके चलते लुटेरे ज्यादा सामान लूटने में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुटी है। मध्य प्रदेश के इंदौर के सरकारी एमवाई अस्पताल में एम्बुलेंस चलाने के विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया है। एक पक्ष ने दूसरे पर गोलियां चलाई और फरार हो गया। गोली लगने की वजह से एक एम्बुलेंस ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक वो केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पौधारोपण किया। आश्रम में शिवराज ने कहा कि भेदभाव और असमानता को खत्म करके बराबरी और पूरे जगत के कल्याण का संदेश यहाँ से जाएगा। IRCTC AC टूरिस्ट ट्रेन के जरिए दिव्य काशी यात्रा कराने जा रहा है। भारतीय रेलवे दर्शनार्थियों की विशेष मांग पर दिव्य काशी यात्रा शुरू कर रहा है। 4 से 5 दिन की ये यात्रा 22 मार्च को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। दिव्य काशी यात्रा में काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर सहित बनारस के तमाम धार्मिक स्थलों का दर्शन और भ्रमण कराया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के बाद बने युद्ध जैसे हालात। इस बीच यूक्रेन की मदद के लिए किन देशों ने भेजा हथियार? जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में कितने आतंकी ढेर हुए और क्यों हाई अलर्ट पर है पाकिस्तान? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी तमाम खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से ये मालूम चलता है कि रूसी सेना लाखों की तादाद में यूक्रेन बॉर्डर के बेहद करीब पहुंच गई है। इसे देखते हुए नाटो सदस्य देशों ने भी यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। सैन्य ताकत को देखें तो रूस के आगे यूक्रेन कहीं नहीं टिकता, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ग्रुप से पूरा सहयोग मिल रहा है। रूस से बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन को करीब $200 मिलियन की अमेरिकी रक्षा सहायता की पहली खेप मिल गई है। इसमें यूक्रेन के फ्रंटलाइन डिफेंडरों के लिए गोला बारूद सहित घातक हथियार शामिल हैं। ब्रिटेन ने भी हाल ही में यूक्रेन को टैंक रोधी मिसाइलें भेजी थीं। इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन से अपने दूतावास के कर्मचारियों को सोमवार से निकालने के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों पर कड़ा प्रहार किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान लश्कर के दहशतगर्दों ने भारतीय सेना के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पलटवार करते हुए भारतीय वीरों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों की पहचान समीर अहमद शाह और रईम अहमद मीर के रूप में हुई है। एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी झंडा मिला है, जिस पर पाकिस्तानी फोन नंबर लिखे हुए हैं। सांबा इलाके में इस झंडे के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। गुब्बारे से बंधा ये पाकिस्तानी झंडा स्थानीय किसान के खेत में गिरा। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस झंडे को जब्त कर लिया। अब झंडे और पाकिस्तानी मोबाइल नंबर के पीछे की साजिश की जाँच की जा रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना की पराक्रम देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। यही वजह है कि अब वो सियाचिन से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने के प्रस्ताव पर भारत के साथ बातचीत को तैयार है। सियाचिन की भीषण ठंड और खतरनाक माहौल में भी भारतीय सेना के हजारों जवान मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए इस इलाके पर कब्जा जमाया था।
आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकियों की दहशतगर्दी से परेशान है। 3 दिन पहले लाहौर में हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे पाकिस्तान में धमाकों की आशंकाओं को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर गृह मंत्री शेख रशीद ने पाकिस्तान के सभी 4 राज्यों में आतंकी हमले का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रूस से मिले घातक S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान खौफ में है। इस विध्वंसक हथियार के जवाब में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान तुर्की से ZF-1 स्टील्थ ड्रोन खरीदने वाले हैं। S-400 का रडार सैकड़ों टारगेट का पता लगा सकता है, लेकिन ZF-1 ड्रोन सिस्टम S-400 के रडार को चकमा दे सकता है। ऐसे में तुर्की के साथ पाकिस्तान की ये डील भारत की चिंता बढ़ा सकती है। सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS के कब्जे वाले इलाके को छुड़ाने के लिए अमेरिका के समर्थन वाली कुर्द सेना ने आतंक विरोधी ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। उत्तर पूर्वी सीरिया के हसाके शहर की एक जेल के आसपास भीषण संघर्ष देखने को मिला। यहाँ कुर्द लड़ाकों की गोलीबारी में दर्जनों आतंकी मारे गए। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती विद्रोहियों पर घातक एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। हमला हूती के जेल को निशाना बनाकर किया गया था। सऊदी के हमले में यमन का इंटरनेट कनेक्शन भी ठप पड़ गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।